सब्सक्राइब करिए मैड ओवर केमिस्ट्री चैनल को और बेल आइकन दबाएं नई वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। Good morning, students. Today we will start class 9 biology chapter, the fundamental unit of life. तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे जो बेसिक फंडामेंटल यूनिट होती है लाइफ की, उसके बारे में। तो ये आप 8th क्लास में बच्चों पढ़ करके आए हैं कि हमारी जो फंडामेंटल यूनिट होती है, मतलब हमारी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे मिलके बने होते हैं? सेल से। आपने सेल चैप्टर पढ़ा था, सेल एंड सेल ऑर्गेनिल्स। तो वहां पर आपने ये चीज क्लियरली समझी थी कि जैसे जो नॉन लिविंग थिंग है उनकी बेसिक यूनिट क्या होती है? एटम्स। एटम्स मिलके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स। एंड मॉलिक्यूल्स मिलके बनाएंगे कंपाउंड्स। एंड इस तरह से वो नॉन लिविंग मैटर्स जो है वो तैयार हो जाते हैं, फिर वो मैटर्स होते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो बेसिक यूनिट होती है वो होती है सेल। ठीक है, सेल मिलकर के बनाते हैं टिश्यूज, एंड टिश्यूज आपस में कंबाइंड होकर के बनाते हैं ऑर्गन्स, ऑर्गन्स आपस में कंबाइंड होकर के बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, एंड डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स जो हैं वो कंबाइंड होकर के क्या बनाते हैं? ह्यूमन बॉडी या किसी भी एनिमल की बॉडी। तो इस तरह से जो बेसिक यूनिट हो गई हमारी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है लाइफ के लिए, जो बेसिक यूनिट हो गई वो क्या हो गई है? सेल। तो आगे आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि किसने डिस्कवरी करी थी सेल की, क्या हिस्ट्री रही है सेल की, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, शेप साइज एंड नंबर ऑफ सेल क्या होता है, एंड प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। राइट? तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि सेल की डेफिनेशन क्या होती है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सेल जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। स्ट्रक्चरल मैंने आपको ही बताया कि जो सेल्स हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर है। दो सेल कंबाइंड होकर के, दो या दो से ज्यादा सेल कंबाइंड होकर के टिश्यूज फॉर्म करेंगे, और टिश्यूज से फिर ऑर्गन्स, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम से पूरा बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म हो जाता है। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चरल यूनिट हो गए। एंड फंक्शनल यूनिट कैसे हुआ? ये फंक्शनल यूनिट होता है कि जो एक सेल होती है वो किसी भी जो सेल ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम जो बनता है उसके लिए एक स्पेसिफिक टाइप की सेल होती है। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम है तो डाइजेस्टिव सिस्टम की जितनी भी सेल्स होंगी वो स्पेसिफिक फंक्शन के लिए असाइन करी जाएंगी। जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होंगी वो एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए असाइन करी जाएंगी। तो इस तरह से ये फंक्शनल यूनिट होते हैं, मतलब स्पेसिफिक फंक्शन के लिए स्पेसिफिक सेल होती है, अलग सेल होती है। तो इस तरह से जो सेल है इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। क्लियर हो गया? अब हम इसकी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको लर्न करनी है। रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी करी थी। एक बार रॉबर्ट हुक, देखिए जो भी डिस्कवरी होती है वो सब बाय चांस होती है, ऐसे सोच करके नहीं होती हैं। अभी तक आपने जितनी भी डिस्कवरी पढ़ी होंगी वो आपने इसमें ये चीज देखा होगा क्लियरली। तो इसमें रॉबर्ट हुक एक बार क्या कर रहे थे, जो ट्री होता है, ट्री की जो कॉर्क होती है, बार्क, बार्क होती है वो डेड सेल्स होती हैं। बिल्कुल जो हार्ड, बाहर आपको ट्री के बहुत हार्ड सी ब्राउन ब्राउन ब्लैकिश कलर की जो एक हार्ड लेयर दिख रही होती है उसको हम कहते हैं बार्क। ठीक है, वो डेड होती है। तो उसी से कॉर्क बनाई जाती है। तो वो कॉर्क को माइक्रोस्कोप में देख रहे थे। सडनली उन्होंने देखा कि माइक्रोस्कोप में कोई छोटे छोटे चैम्बर्स बने हुए हैं, जैसे हनीकॉम्ब होता है, मधुमक्खी का छत्ता, छोटे 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 स्पोर्स होते हैं उसमें, चैम्बर्स बने होते हैं, उस टाइप का इनको स्ट्रक्चर दिखा, जिसको उन्होंने कहा सेल। सेल का मतलब होता है एक रूम, रूम मतलब एक स्पेस जिसकी बाउंड्री है, जो बाउंड्री से कवर्ड है। तो रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी करी थी। ठीक है, इसके बाद आए लिवनहॉक। लिवनहॉक ने, अब ये जो इन्होंने रॉबर्ट हुक ने कहा था वो डेड सेल की डिस्कवरी थी। लिवनहॉक ने
फ्री लिविंग सेल की डिस्कवरी करी। जो लिविंग सेल की डिस्कवरी है वो लिवनहॉक के खाते में आएगी। इसके बाद आते हैं रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सेल ऑर्गेनेल न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी। देखिए जो लिविंग सेल होती है, लिविंग सेल में फिर ये देखा गया कि बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स हैं जो एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए रेडी रहते हैं। उनका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। तो नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स जो है वो किसी भी सेल में मिलेंगे, और सेल तभी लिविंग कही जाएगी जब उसमें न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस सेंटर में मिलेगा किसी भी सेल के। अगर न्यूक्लियस नहीं है तो इट मींस वो लिविंग सेल नहीं है। ठीक है, तो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी। इन्होंने बताया कि न्यूक्लियस क्या होता है, क्या उसके न्यूक्लियर मैटर क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सब इन्होंने डिफाइन करा उसमें। उसके बाद आते हैं शिल्डन एंड श्वान। इन्होंने सेल थ्योरी प्रेजेंट करी थी। सेल थ्योरी में ये बताया गया था, जो मैंने आपको ये स्ट्रक्चर, इसका फंक्शनल का काम बताया था कि फंक्शनल जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा था, इन्होंने ये बताया था शिल्डन एंड श्वान ने अपनी सेल थ्योरी में कि यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर होता है। जहाँ पे सिंगल सेल हो या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, वहां पर डिवीजन ऑफ सेल होगा, डिवीजन ऑफ लेबर होगा। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है कि कोई सेल किसी पर्टिकुलर काम के लिए होगी, दूसरी सेल दूसरे किसी पर्टिकुलर काम के लिए होगी। एक ही सेल सारा काम नहीं कर रही होगी, हर सेल को छोटा छोटा काम डिवाइड करा जाएगा और वो मिल करके सारा काम करेंगी और उससे पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो है वो फंक्शनिंग कंट्रोल करेंगी। इसके बाद विर्चो आए। विर्चो ने कहा कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, कि जितनी भी सेल, इन्होंने सेल थ्योरी में ही आगे थोड़ा सा उसको एडिट करा कि जितनी भी प्री एग्जिस्टिंग सेल है, मतलब जो पहले से सेल्स एग्जिस्ट करती हैं, वही आगे मिल करके जो है सेल को बनाती हैं। जैसे अगर हम बात करें स्पर्म सेल, ठीक है, वो भी सिंगल सेलुलर है। स्पर्म सेल हो गया, एग सेल हो गया। जब इनमें फ्यूजन होता है तो इसके फ्यूजन से क्या बनेगा, जाइगोट। और जाइगोट क्या होता है, वो सिंगल सेलुलर है। तो क्या हुआ, जो प्री एग्जिस्टिंग सेल थी ओवम की या एग की और स्पर्म की, उन प्री एग्जिस्टिंग सेल के कॉम्बिनेशन से एक नई सेल बन गई। ठीक है, तो जो प्री एग्जिस्टिंग सेल हैं उनसे भी नई सेल बन जाती हैं। तो ये इन्होंने, विर्चो ने सेल थ्योरी में एडिशन करा था। इसके बाद हम आते हैं यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। देखो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे जिनमें एक सिंगल सेल मिलती है, ठीक है, और मल्टीसेलुलर, मल्टी मतलब मैनी, तो मल्टीसेलुलर हो गए जिनमें बहुत सारी सेल्स मिलेंगी। तो सिंगल सेल कंस्टिट्यूट्स द होल ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक सिंगल सेल ही पूरे ऑर्गेनिज्म को बनाएगी। जैसे आपने अमीबा में पढ़ा है कि एक ही सेल होती है, सिंगल सेल होती है, उसकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती है, कोई लोकोमोशन के लिए या मूवमेंट के लिए कोई पार्ट नहीं होता है, ना कोई डाइजेशन के लिए अलग से सिस्टम होता है, ना रिप्रोडक्शन के लिए, ना रेस्पिरेशन के लिए। जितने भी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए जो फंक्शंस हैं, उनके लिए स्पेसिफिक ऑर्गन्स नहीं होते हैं, वो सारे एक सिंगल सेल ही परफॉर्म करती है। मल्टीसेलुलर में मल्टीपल सेल्स आर ग्रुप्ड टुगेदर इन अ सिंगल बॉडी। बहुत सारी सेल्स आपस में मिल जाती हैं और एक स्ट्रक्चर, एक बॉडी फॉर्म करती हैं। वो कैसे होगा, बार बार आपको मैं रिपीट करूंगी इस चीज को, कि जो सेल है वो आपस में नंबर ऑफ सेल्स कंबाइंड करके टिश्यूज बनाएंगी, टिश्यूज कंबाइंड करके ऑर्गन्स बनाएंगे, ऑर्गन्स कंबाइंड करके ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, एंड ऑर्गन सिस्टम से पूरी स्ट्रक्चर बॉडी जो है वो फॉर्म हो जाती है। तो इस तरह से बहुत सारी सेल्स मिलकर के आपस में एक सिंगल बॉडी फॉर्म करेंगी। यूनिसेलुलर में नो डिवीजन ऑफ लेबर इन प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बट मे बी सीन इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। जो डिवीजन ऑफ लेबर है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में नहीं आता है, नहीं दिखाई देता। यूनिसेलुलर में क्या हो गया, अब एक ही तो सेल है,
उसमें कौन से उस सेल के पार्ट को कोई काम असाइन करेंगे। एक सिंगल सेल अमीबा में आपने देखा वही सारे काम कर रही है, तो वहां पे तो डिवीजन ऑफ लेबर नहीं हुआ। तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं या जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ये डिवीजन ऑफ लेबर दिखाई देता है। मल्टीपल मल्टीसेलुलर में देखिए देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर विद इन अ सिंगल सेल एज वेल एज इन अ ग्रुप ऑफ सेल्स। जो एक सिंगल सेल होगी, सिंगल सेल मिलकर के मल्टीपल सेल्स बना रही है ग्रुप करके, तो जो सिंगल सेल होगी उसमें भी डिवीजन ऑफ लेबर होगा। मतलब एक पर्टिकुलर डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अगर एक सेल बेसिक सेल हमने ली है तो उसका फंक्शन क्या होगा कि उसको फूड के डाइजेशन में हेल्प करनी है। जब वो उसी टाइप की दो से ज्यादा सेल आपस में कंबाइन करेंगी और टिश्यू फॉर्म करेंगी तो वो हो गई मल्टीपल सेल। तो वो वहां पर क्या होगा, उनका भी फंक्शन होगा कि वो डाइजेशन में हेल्प करेंगी। तो इसलिए वहां पर सिंगल सेल हो और या फिर ग्रुप ऑफ सेल्स हो, वहां पे डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो क्लियर होता है। इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे तो अमीबा, बैक्टीरिया और मल्टीसेलुलर का फंगाई, प्लांट्स एंड ह्यूमन एक्सेट्रा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। हम बात कर लेते हैं साइज ऑफ सेल की। जो सेल का साइज है वो वेरी करता है 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर। ये बैक्टीरिया होते हैं, पैरासिटिक बैक्टीरिया होते हैं जिनका ये साइज होता है। इससे लेकर के 18 सेंटीमीटर तक इनका साइज जो है वो वेरी करेगा। और ये होता है एग सेल ऑफ ऑस्ट्रिच में। जो 18 सेंटीमीटर है ये सबसे बड़ी एग सेल में होती है। जो सेल है वो ऑस्ट्रिच के एग सेल में सबसे बड़ा होता है 18 सेंटीमीटर का। अब यहाँ पर अगर हम शेप्स देखें, सेल्स की शेप्स भी जो है वो डिफरेंट होती हैं। ये डिपेंड करता है कि उस सेल का फंक्शन कहाँ पर है, वो कहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये डिपेंड करेगा और उसकी वजह से इनकी शेप उसी चीज की को सपोर्ट करने के लिए होती है। जैसे अगर हम मसल सेल की बात करें, इनको मायोसाइट्स भी कहते हैं। तो ये स्पिंडल शेप है, लॉन्ग है, ट्यूबुलर है। इसका काम क्या होता है, ये सपोर्ट के लिए, मूवमेंट के लिए। मसल्स क्या करती हैं, जब भी आप मूव करते हो या कोई भी चीज आपको उठानी है तो आप उसको सपोर्ट कर रहे हो ना, तो आपकी मसल्स वहां पे वर्क कर रही है, आप मूव कर रहे हो। तो बोन्स के संग जो है वो मसल्स भी मूव करती हैं, उसको मूवमेंट में हेल्प करती हैं। तो उसकी सॉरी तो उसकी वजह से ये जो सेल्स हैं ये लॉन्ग ट्यूबुलर होती हैं या स्पिंडल शेप होती हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ब्लड सेल्स की। ब्लड सेल्स जो है ये, यहाँ पर मैंने आरबीसी सेल्स आपको दिखाई हैं और ये डिस्कॉर्डियल शेप की हैं, डिस्क की शेप की हैं। जो डब्ल्यूबीसी होती हैं ब्लड में, आपने पढ़ा है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो जो डब्ल्यूबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो, और अमीबा ऐसे सेल हैं जिनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती है। ठीक है, तो ये हो गई ब्लड सेल्स। ये आ गया स्पर्म सेल। स्पर्म सेल की नॉब्ड टेल, नॉब्ड टेल इस जो शेप होती है इसको हम कहते हैं नॉब्ड टेल। ये ह्यूमन बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है स्पर्म सेल। और ये क्योंकि मोटाइल होता है, मतलब मूव करता है, स्पर्म जो है वो मूव करता है ह्यूमन बॉडी में, तो इसलिए इसको मूव करने के लिए ये टेल हेल्प करती है। इस टेल में ही इसकी पूरी एनर्जी होती है। बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो इस टेल में रहेंगे। आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पावर हाउस होता है किसी भी सेल का, एनर्जी प्रोवाइड करता है। समझ लिया स्पर्म सेल। अब आते हैं हम ओवम सेल। ओवम सेल ह्यूमन बॉडी में जो ओवम सेल होती है वो सबसे लार्जेस्ट सेल मानी जाती है। ठीक है, और आपको पता है कि जो है फीमेल बॉडी में मिलता है और रिप्रोडक्टिव सेल होती है ये। इसके बाद हम बात करते हैं नर्व सेल की। नर्व सेल जो है वो मैसेजेस को ट्रांसमिट करता है फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी ऑर्गन्स टू द ब्रेन। तो क्या ब्रेन तक जाने के लिए इसको बहुत लंबा पाथ जो है वो कवर करना पड़ता है, इसलिए ये बहुत लॉन्ग साइज का होता है। ठीक है, लॉन्गेस्ट सेल हो जाएगी ये बॉडी की। इसके अलावा फैट सेल्स भी होती हैं, बोन सेल्स होती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का फंक्शन है, उस हिसाब से या कहाँ पर वो सेल्स जो है वो मिलेंगी, तो उसके हिसाब से इनका साइज एंड शेप होती है। अब हम आ जाते हैं, अभी तक आपने देख लिया कि क्या डिस्कवरी हुई थी सेल की, कैसे डिस्कवरी हुई थी।
यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर सेल्स में क्या डिफरेंस होता है, साइज एंड शेप क्या होते हैं सेल्स के। अब हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल्स की। तो प्रोकैरियोटिक सेल की अगर बच्चों हम बात करेंगे तो इसका जो साइज है वो जनरली स्मॉल होता है, 1 से 10 माइक्रोमीटर तक इसका साइज रहता है, वेरी करेगा। और यूकैरियोटिक सेल्स का जो साइज है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, 5 से 500 माइक्रोमीटर इसका साइज होता है। कुछ सेल्स होती है जो हम नेकेड आई से देख सकते हैं, लेकिन मोस्टली सेल्स जो है वो माइक्रोस्कोपिक ही होती हैं। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उसमें नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन। जो न्यूक्लियर रीजन होता है, न्यूक्लियर रीजन क्या हो गया, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन हो गई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, तो ये सारा जो चीजें हैं ये क्लियर नहीं होती हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में। यही बेसिक डिफरेंस होता है। जो हम आपसे क्वेश्चन करेंगे तो आप उसका आंसर यही देंगे कि नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मैटर। और जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है उसमें वेल डिफाइंड होता है, उसमें न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के सेंटर में न्यूक्लियोलस होगा और न्यूक्लियस के बाहर जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी। तो इस तरह से ये वेल डिफाइंड होता है। लेकिन अगर आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स को तो वहां पर सिर्फ आपको एक पैच सा दिखाई देगा, वहां पर आपको क्लियर न्यूक्लियस विजिबल नहीं होगा। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। आपने क्लास 8 में जो भी 2-4 आपने जो भी सेल ऑर्गेनेल्स पढ़े थे उसमें आपने पढ़ा था न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एप्रेटस, वैक्यूल, ठीक है। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट भी होते हैं और वैक्यूल्स आपने को बता दिया, लाइसोसोम्स होते हैं। तो बहुत सारे नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो वो डिस्टिंक्ट नहीं होते हैं, अलग अलग नहीं होते। सेपरेट कब होंगे, जब वो एक चैम्बर में एनक्लोज्ड होंगे, एक वॉल से एनक्लोज्ड होंगे, तभी तो आप उसको कहोगे। जैसे एक घर में अगर रूम है तो डिफरेंट डिफरेंट रूम कैसे हैं, क्योंकि उनकी सेपरेट बाउंड्री वॉल बनी हुई है। तभी तो आप कह सकते हो एक रूम है या 2 रूम है या 3 रूम है। अगर कोई बाउंड्री वॉल नहीं है तो एक सिंगल रूम होगा ना। तो उस तरह से जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं इसमें कोई सेल ऑर्गेनेल नहीं होते हैं, कोई डिस्टिंग्विश नहीं होते हैं, कोई उनमें मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो वो एक ही सिंगल सेल जो है वो सारे फंक्शन करती है। यूकैरियोटिक सेल में जो है डिफरेंट ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट उनके बाउंड्रीज होती हैं और वो उसको डिस्टिंग्विश करती हैं दूसरे सेल ऑर्गेनेल से। और एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए एक स्पेसिफिक सेल ऑर्गेनेल होगा। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की अगर आप बात करेंगे तो वो एनर्जी के लिए होता है। जितना भी एटीपी, एडीपी, ये सब जो है एनर्जी यूनिट्स होती हैं, ये आप आगे पढ़ोगे। तो ये सारी जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है जनरेट। लाइसोसोम्स होते हैं, लाइसोसोम्स का फंक्शन होता है कि जो हमारी बॉडी में सेल टॉक्सिक प्रोड्यूस कर रही हैं सेल्स, उनको खुद ही खा जाते हैं। तो इनको सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं। तो ये सेल ऑर्गेनेल्स का नेक्स्ट आप जो वीडियो देखोगे वो सेल ऑर्गेनेल्स का ही होगा, जहां पर हम बहुत ही इंटरेस्टिंग फंक्शन सेल के पढ़ने जा रहे हैं। इसके बाद अगर हम एग्जाम्पल की बात कर ले तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है वहां पे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं और यूकैरियोटिक सेल में फंगाई, प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स होते हैं। तो ये हो गया पूरा अभी तक का जो आज आपको इस वीडियो में पढ़ना था। नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ोगे डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स, उनके फंक्शन, उनकी पोजीशन क्या होती है सेल के अंदर। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर और आई थिंक कि आपको अच्छा लग रहा होगा अपनी बॉडी के बारे में जानने में, कि कैसे आपको देखने में एक बॉडी लगती है बट कैसे वो छोटी छोटी चीजों से मिलकर के बनी हुई है ना। तो आप इसको एक बार फिर से अच्छे से पढ़िएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, मैं साइड हो जाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। और इस तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको एक इजी वे में आपको लग रहा है कि आपने आज सेल को स्टडी करा है तो आप अपने फ्रेंड्स के संग जरूर इसको शेयर करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ेंगे जो बहुत जल्दी मे बी कल ही रिलीज हो जाएगी। तो तब तक बच्चों कीप स्टडिंग एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।